welcome back to my YouTube channel Shine with Bhumika, and today I have come with the next part of the income from salary, and we are going to start the part 6 of the income from salary. And आज जो है हम ग्रेजुटी के बारे में पढ़ेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, ओके, पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. सो चलिए, इसमें जो है ग्रेजुटी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. आखिर मतलब क्या होता है ग्रेजुटी का. सो ग्रेजुटी का मतलब होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय जो है अपनी कोई सी भी कंपनी से जो है रिटायर हो रहा है, फाइन, सो देन उसे कुछ एप्रिसिएशन अमाउंट पे किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन. और अब एप्रिसिएशन अगर ना समझ पाए तो इसका मतलब है कि एक तरह से गिफ्ट कि आपने जो सर्विसेज रेंडर की है, हमें प्रोवाइड की है, फाइन, तो आपने वो जो है पूरे अच्छे से की है, आपने पूरे डिटर्मिनेशन से की है, और ये जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रही. तो ग्रेजुटी का मतलब ये होता है. आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ग्रेजुटी के दो केसेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है ग्रेजुटी क्या होती है, फुली एग्जेम्प्ट होती है. एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है कुछ कंडीशंस हैं. एंड ग्रेजुटी का जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ग्रेजुटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स के बारे में कौन से एक्ट में दी हुई है, 1972 में. अब आप सोचते होंगे मैं सेक्शंस क्यों नहीं यूज़ करती यहाँ पर. सो वो किसी को भी याद नहीं रहते हैं, फाइन. और अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप वो बुक में बहुत सारे सेक्शंस दिए होते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लीजिए. क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ बच्चों को कि हमें तो कभी याद ही नहीं होते, क्या मतलब है इनका, ओके. और इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है ज़रूर मैं आपके सामने डिफाइन कर दूँगी बाद में, जो कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्शन है बताइए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन किस सेक्शन में दी हुई है तो बताइए. सो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूँगी, ओके. सो चलिए पॉइंट पर आते हैं. सो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर जो है अगर कवर है तो देन क्या होगी कंडीशंस, और अगर कवर नहीं है ग्रेजुटी एक्ट के अंदर तो क्या होगी कंडीशंस. सबसे पहले अगर कवर होती है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रोवाइडेड है, 20 lakhs, फाइन. एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना भी रिसीव होगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, एंड 15/26 into last on salary into number of years. This is multiply, fine, multiply, okay. सो यहाँ पर 26 जो है उसका मतलब क्या है कि जो एक मंथ जो है उसमें कितने जो है डेज होते हैं, 26, यहाँ एज्यूम किया गया है ऐसा, फाइन. यहाँ मतलब ऐसा रूल है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव में बताया थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी है केस कि अगर जैसे सपोज आपको 22 ईयर्स 7 मंथ्स दे दिया, तो देन आप इसको राउंड ऑफ करके एंड 23 ईयर्स लिखेंगे. वहाँ पर तो क्या था, इग्नोर करना था आपको जो भी मंथ्स थे, पर यहाँ पर क्या है कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा दिए हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसे राउंड ऑफ करके जो है 23 ईयर्स लिख देंगे. नाउ अगर हम अब जो है बात करते हैं कि अगर कवर नहीं होता है ग्रेजुटी एक्ट में, तो सो मैक्सिमम अमाउंट सेम इज 20 lakhs. अमाउंट रिसीव जो भी रिसीव होगा, एंड देन जो है कैलकुलेशन क्या होगी, 15 days, फाइन, को बेसिस पर जो है आपकी कैलकुलेशन होगी इनटू सैलरी, ओके, एंड नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. अब यहाँ पर आपको जो है क्या है केस कि अगर आपको 22 ईयर्स 7 मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 7 मंथ जो है नहीं लेना है, उसे इग्नोर करना है. इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है पूरा कैलकुलेशन में कि आपको कोई जो डाउट ना हो, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, फाइन. अदरवाइज नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ सर्विस पीरियड लिख देती मैं, बट मैंने नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने जो है क्या क्या लिखा है, ओके. एंड यहाँ पर 15/30 से आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है कि कई बुक्स में जो है मैंने देखा है 1/2 लिखा होता है, एंड बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि 1/2 क्यों लिखा है, क्या ये हाफ कुछ है. सो ये 15/30 ही है,
वैसे 15/30 का मतलब क्या है, हाफ मंथ ही है, सो हाफ मंथ रिटर्न होगा, तो वहाँ पर आप जो है कंफ्यूज ना हो। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले जो है आपको ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ उस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए। देन हम देखेंगे, दोनों केसेस के अंदर देखेंगे नॉट कवर्ड एंड इफ कवर्ड। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सत्येंद्र हु इज एन एम्प्लॉयर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ये सारी कंडीशंस लगेगी इसमें। ओके, आफ्टर अ सर्विस ऑफ 20 years and 11 months he retires from the company on Feb 1st 2020. He received 1,20,000 as gratuity from his employer. Actual amount कितना रिसीव हुआ है, 1,20,000. His salary is 8,000 per month up to June 30, 2019. जून 2019 तक उसकी जो सैलरी कितनी है, 8,000, एंड उसके बाद जो है 8,500 पर मंथ दी हुई है। 88,000 per month and then 8,500 per month. Fine. Besides, he gets 750 per month as DNS allowance, half of which is treated as salary for computation of retirement benefits. What amount of gratuity will be exempt from tax? यहाँ पर DNS allowance की आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसका हाफ जो है वो सैलरी के कंप्यूटेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप DNS अलाउंस की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखिए, अभी अंडरलाइन कर लीजिए, हाफ लेना है। ओके, सो चलिए ये वाली केस हम कर रहे हैं फर्स्ट। सो सबसे पहले हम इसे जो है किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं ये रेस कर रही हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्किंग नोट जो है बता देती हूँ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, फॉर्मेट पर आप यहाँ मत जाइएगा, अगर फॉर्मेट जो है आप अगर ना लिख, यहाँ पर अगर मैं नहीं बताती हूँ, बुक्स में तो प्रोवाइड है ना, आप इतना सा तो कर सकते हैं। अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1970। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज सैलरी। ओके, तो सबसे पहले एवरेज सैलरी किस टाइप से हम निकालेंगे, सो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन में पहले जैसे एनकेशमेंट मैंने आपको करवाया था वैसा ही केस दिया हुआ है। सो 8,000 पर मंथ अप टू जून 30, 2019। सो फिर से उसी तरीके से जो है काउंट कीजिए, अगर आप अटक जाते हैं, एग्जाम में हड़बड़ी होती है तो इसी तरीके से कीजिए। ओके, सो कब जो है रिटायर हो रहे हैं, फर्स्ट फेब को ही रिटायर होने, मतलब कैलकुलेशन हमें जैन तक ही चाहिए। ओके, सो जैन से जो है काउंट करना शुरू कीजिए, लास्ट 10 मंथ्स। फाइन, 10 मंथ्स की ही जो है हम क्या निकालते हैं, एवरेज सैलरी निकालते हैं। सो क्या होगा, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, एंड देन अगस्त, एंड देन जुलाई, जून, मई एंड अप्रैल। ओके, सो ये 10 मंथ्स हो गए, मतलब अप्रैल से जो है हमें क्या करना है, अप्रैल 1st 2020 से हमें करना है Feb 1st 2020 तक। ओके, सो चलिए काउंट करना शुरू कीजिए, अप्रैल से जून तक, अप्रैल, मई, जून। 8,000 जो है कितने मंथ्स की सैलरी है, मतलब 3 मंथ्स पर मंथ। ओके, एंड देन बचे हुए नेक्स्ट 7 मंथ्स। फाइन, इसमें मुझे नहीं लगता कोई काउंट करने की ज़रूरत है, 10 में से 3, 7 बचे। फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जून के बाद 3 मंथ्स हो गए, जून के बाद काउंट करना शुरू कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, 7 months. So it will be 8,500 into 7. Calculation will be, it will be 8,000 into 24,000, and it will be 5,9,500. प्लीज अगर कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, सो इन एडवांस आई एम टेलिंग सॉरी। ओके, सो अब इसको मैं जो है कैलकुलेटर आप भी जरूर लेकर बैठे, एंड देन मैं इसकी कैलकुलेशन कर देती हूँ। 5,9,500 प्लस 24,000,
500. ओके, बेसिक सैलरी. ओके, 10 month. Now 10 months dearness allowance. बताया था मैंने इस केस में आपको हाफ करना है, तो 750 पर मंथ. 750 डिवाइड बाय 2 and it will be 375. okay, so 375 into 10 and it will be 3750. एंड एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 83500 प्लस 3750 एंड कितना आ जाएगा, 05 and 05 and 12 and it will be 7 and 8. so इसको जो है हमें क्या करना होगा, एंड देन 10 मंथ की, तो 10 डिवाइड बाय 8725. ओके, सो मैं एवरेज सैलरी मिल गई है. चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं. यही भी नीचे ही बता रही हूँ मैं आपको. फाइन, आप दोनों नहीं लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन करेंगे तो एक केस है तो एक केस लिखा, एंड देन 2 कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स का एंड नेक्स्ट बनाएंगे रुपीस का. यहाँ इजी हो कैलकुलेशन, इसलिए मैं यही समझा रही हूँ. ओके, सो मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख. पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप जरूर लिखें. फाइन, एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है. एंड देन 1,20,000 दिया हुआ है, यहाँ पर 1,20,000 ही लिख दिया मैंने. सो ओके, 15/30, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2. सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए. एंड देन 8725 एंड देन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. कंप्लीटेड ईयर्स है मतलब जो भी मंथ्स होंगे उन्हें हमें इग्नोर करना है. सो कितने ईयर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन 20 ईयर्स. ओके, एंड देन इसको आप कीजिए. सो इट विल बी 87,250. हाउ मच, 87,250 जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ का अमाउंट आ जाएगा. एंड देन आपको मैंने आपको जैसे बताया था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड. सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1,20 लाख, एंड इसमें से सबसे लीस्ट क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. चलिए और नेक्स्ट